नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ का असर अब काशी विश्वनाथ में भी देखने को मिल रहा है। यानी कि जो लोग महाकुंभ जा रहे हैं वो काशी विश्वनाथ भी पहुंच रहे हैं और ऐसे में काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो नजर आ रहा है। यानी कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये काशी विश्वनाथ की तस्वीर है जहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ अब आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी वाराणसी की तरफ रुख कर चुकी है। हालात यह है कि वाराणसी में जबरदस्त भीड़ है। भीड़ को नियंत्रण करने में प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हो रही है। सबसे बुरा हाल तो शहर का है, यानी कि विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध, गदौलिया, जंगबाड़ी समेत काल भैरव मंदिर और अन्य रास्तों पर पूरी तरह से भीड़ ने अपना कब्जा जमा रखा है। वहीं भीड़ के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट पर स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ थमने का नाम ही नहीं ले रही। गदौलिया चौराहे से लेकर अन्य जो भी रास्ते मंदिर की तरफ जाते हैं पूरी तरह से जाम है। इनको मैनेज करने के लिए अलग अलग रास्तों से लोगों को डाइवर्ट भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी और अधिकारियों ने खुद मौके पर स्थिति को संभालने के लिए सड़क पर उतरकर काफ़ी जद्दोजहद जो है उन्होंने शुरू कर दी है। ये तस्वीरें देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि भीड़ को रुकने नहीं दिया जा रहा है, भीड़ को एक जगह जमा होने नहीं दिया जा रहा है। लोगों से लगातार चलने की भी अपील की जा रही है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर नगर निगम का चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, जिसकी जानकारी कलेक्टर संबित मिश्रा ने दी। इस बार चुनाव बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव में बहुत ही अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। लोगों का बहुत उत्साह रहा। उसी तरीके से अभी जो आगामी पंचायत इलेक्शन है 3 फेज में होना है, 17 तारीख, 20 तारीख और 23 तारीख। उसमें हमने देखा है कि नॉमिनेशंस के बाद हर पद के लिए काफी बढ़ चढ़ के लोग कैंडिडेट्स आए हैं। बहुत ज्यादातर हमारे पद में कॉन्टेस्ट के साथ इलेक्शन हो रहा है, जो कि बीजापुर के लिए एक नया चीज है। पिछली बार से कंपेयर करेंगे तो इस बार बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला हमें लोगों के बीच में। और हम लोग शिफ्टिंग की संख्या भी, जो पोलिंग बूथ शिफ्ट होंगे उसकी संख्या भी कम हुई है। हेली लिफ्टिंग की शायद इस साल जरूरत ना पड़े। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजापुर में तस्वीर बदल रही है और हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पुलवामा हमले के 6ठी बरसी का। जिस पुलवामा हमले की बरसी का आज 6ठी बरसी है और ऐसे में लाइव इंडिया परिवार भी उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अब हम बात करेंगे खबर का, और खबर में अगर हम बात करें तो पुलवामा हमले को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के छिंदवाड़ा में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोथपोरा में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सुरक्षा में जवान तैनात किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित तमाम नेता पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी श्रद्धांजलि दी है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि थाईलैंड में संवाद कार्यक्रम को वर्चुअल तौर पर उन्होंने संबोधित किया और भगवान बुद्ध के संयम और पर्यावरण को लेकर के अपने विचारों को व्यक्त किया। थीम्स ऑफ संवाद इज कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। ऑफन conflicts arise from the belief
that only our path is correct, while all others are wrong. Bhagwan Buddha offers insight into this issue. इमेषु किर सज्जन्ति एके समब्राह्मणा विज्ञम्यहम न विवदन्ति जना एकांगदशिन्यो. This means that some people cling to their own views and argue, seeing only one side as true. But multiple perspectives can exist on the same issue. This is why the Rigveda states, Ekam Sat Vipraha Bahudha Vadanti. When we acknowledge that truth may be seen through different lenses, we can avoid conflict. Friends, another cause of conflict is perceiving others as fundamentally different from ourselves. Differences lead to distance, and distance can turn into discord. To counter this, a verse from Dhammapada states, Sabbe tasanti dandasya, sabbe bhayanti macchuno, attanam upam kattva, na haneyana dhataye. This means that everyone fears pain and death. By recognizing others as similar to ourselves, we can ensure that no harm or violence occurs. If these words are followed, conflict can be avoided. Friends, many of the world's issues stem from taking extreme positions rather than a balanced approach. Extreme views lead to conflicts, environmental crises, and even stress-related health problems. The solutions to such challenges lies in the teachings of Bhagwan Buddha. He urged us to follow the middle path and avoid extremes. The principle of moderation remains relevant today and offers guidance in addressing global challenges. Friends, today, conflicts extend beyond people and nations. Humanity is increasingly in conflict with nature. This has led to an environmental crisis that threatens our planet. The answer to this challenge lies in the shared traditions of Asia, rooted in the principle of Dhamma. Hinduism, Buddhism, Shintoism, and other Asian traditions teach us to live in harmony with nature. We do not see ourselves as separate from nature, but as a part of it. We believe in the concept of trusteeship, and as advocated by Mahatma Gandhi.
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे वक्फ विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर के कल सदन के अंदर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों में विपक्ष का हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। वहीं जब इसको लेकर के सांसद पप्पू यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर केंद्र सरकार विपक्ष के मुद्दों को नजरअंदाज करेगा तो सदन नहीं चलने दिया जाएगा। इनको मुद्दों को भटकाना, अमेरिका के मुद्दों को भटकाना है, किसान के, मणिपुर के मुद्दों को भटकाना है। राष्ट्रपति शासन लग गया, वक्त में जो भी संशोधन था उसको उसने बिल्कुल अलग करके लाया। अब कहते हैं जोड़ लेंगे। जब आप विपक्ष की और जेपीसी के मुद्दों को भी आप दरकिनार करिएगा तो हाउस नहीं चलेगा ना। आप जेपीसी बना दिए तो जेपीसी बना दिए क्या मुखर कानून है? हिटलर की तरह जेपीसी भी आप लाइएगा तो फिर जेपीसी की वैल्यू क्या रह जाएगी? तो जेपीसी सहमति के साथ लाइए। बहुमत असहमत के आधार पर आप कह रहे हैं 15, 11, 13 उसमें सारे मुद्दों को आपने जो जेपीसी में मुद्दे आए वो मुद्दे ही गायब कर दिया। तो फिर वो तो नहीं चलेगा, वो तो विरोध होगा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मणिपुर की, जहां पर फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन लगने से पहले अगर हम मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की बात करें तो उन्होंने 9 फरवरी को ही अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से वहां पर अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। वहीं राष्ट्रपति शासन लागू होने पर बीजेपी के नेता संबित पात्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है। After the report by the Honorable Governor of Manipur, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmuji, has put the Assembly of Manipur, the State Assembly of Manipur, under suspended animation, meaning that the Assembly of the state can be revived on a future date as and when the President of India deems fit depending on the circumstances in the state. As far as BJP is concerned, we are committed to the continuing efforts of peace in the state and most importantly to maintain the territorial integrity of Manipur. I repeat, there would be no compromise with the territorial integrity of Manipur. BJP also firmly stands for the fact that any kind of illegal infiltration into Manipur will not be allowed and will be dealt with severe hand. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया। वहीं इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें बेहतर जो है वो वार्ताकार कहा और कहा कि मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है पीएम मोदी। साथ ही उन्होंने चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर के भी अपने अनुभव साझा किए और कहा कि कोरोना से पहले चीन के साथ अमेरिका के संबंध काफ़ी अच्छे थे और उन्हें ऐसा उम्मीद है कि अगर चीन अमेरिका का साथ दे तो यूक्रेन और रूस के जो झगड़े हैं यानी कि जो युद्ध है उसे रोका जा सकता है। Reena Bhardwaj from ANI. How do you see this relationship between India and the United States to counter China? And what is your vision when it comes to India, brokering peace in the Ukraine and Russia conflict? Well, I think we're going to have a very good relationship with China. I got along with President Xi very well until COVID. That was a bridge too far. But until then, I got along with President Xi very, very well. We were very close as leaders go. I don't want to be naive, but as leaders go, I think we were very close. And I think that China is a very important player in the world. I think they can help us get this war over with Ukraine and Russia. And I look at India, I do see the skirmishes on the border, which are quite vicious, and I guess they continue to go on. If I could be of help, I'd love to help because that should be stopped. That's been going on for a long time, and it's quite violent. It's quite violent, but I would hope that China and India and Russia and U.S. and all of us can get along. It's very important. The power of weaponry today is, and not only nuclear, but nuclear in particular, the power of weaponry is very important. I said before that I had very constructive talks in my first term with President Putin about the denuclearization of the two countries, and then we were going to go to China after we worked some kind of a deal. And we had
the confines of a deal. I thought he really wanted to do it, so did I, denuclearize. And it's such a beautiful term when you think about it. In other words, to bring it down, because the power of those weapons is too great. And I did speak to President Xi about that, and I was getting also a very good response. He's building a very strong nuclear power. He's not very close to Russia or the United States right now, but he will be soon. I mean, he'll catch up over the period of 4 or 5 years, they say. But it would be a great thing if we could, on a military basis. We're going to spend this year $915 billion on military. Russia, without the war, was spending close to 100, but with the war, I can't tell you what they're spending, but they're spending a lot. And China is spending $400 and $450 billion. We're over $900 billion. And I said, it doesn't really make sense, does it? We're spending the money against each other, and we could spend that money for better purpose if we got along. And I'll tell you, I think that something like that will happen. First, when I left, as you know, 4 years ago, we didn't have Israel and the Middle East. We didn't have October 7th, a disaster, the disaster. Nothing was happening. Iran was not going to do anything because Iran did not have much money at that point. They were broke. They were totally broke. They didn't have money for Hamas or for Hezbollah. And you didn't have Russia with Ukraine, and that would never have happened. But now I come back and the whole world is on fire, so I have to put out the fires. But after I put out the fires, I'm going to meet with China and I'm going to meet with Russia, and we're going to see if we can de-escalate it. We can bring it down military, especially as it pertains to nuclear. Please. Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today, and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? अमेरिका पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से उनके व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई सारी वार्ता हुई, चाहे व्यापार को लेकर हो या अन्य मुद्दों को लेकर हो। इस बीच अगर हम बात करें तो रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई और इस दौरान उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और कहा है कि भारत तटस्थ है, लेकिन हमारा एक पक्ष शांति का है। प्रधानमंत्री जी, आप इंडिया का रोल कैसे देखते हैं? आपने बातचीत की है प्रेसिडेंट ट्रंप से टू डी एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट इन रशिया एंड यूक्रेन। आप जानते हैं, मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो ताकि दुनिया में शांति। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए नेशनल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।